मेरी धुंधली यादों में ये सबसे बुरी याद है। मासूमियत के साथ होने वाली इस घटना ने मेरी ज़िंदगी में एक अजीब छाप छोड़ दी थी। ये मेरी ज़िंदगी का एक ब्लैक चैप्टर है, जिसके हो जाने का मुझे हमेशा मलाल रहा। शाम का वक्त था। मैं हमेशा की तरह मम्मी से कहकर खेलने के लिए चला गया। बस्ता और स्कूल यूनिफॉर्म को आते ही उतार कर इधर उधर फेंक दिया। मुझे खेलने और अपने दोस्तों से मिलने की जल्दी जो थी। अमन ग्राउंड में ही होगा, ये सोचकर उसके घर भी नहीं गया और सीधा फील्ड पर पहुंचा। उस वक्त मेरी उम्र शायद 8-9 साल की थी। खेलने कूदने का बहुत शौक था, बस इतना कि स्कूल से आने की जल्दी पड़ी रहती थी। एक कार सफ़ेद कलर की एकदम चमचमाती हुई मेरे बगल में आकर रुक गई। अंदर बैठे अंकल ने बड़ी सहजता से मेरा नाम पुकारा। अरे गप्पू, किधर जा रहा है? मैंने उनकी तरफ देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दोबारा कहा, राजेश का लड़का है ना तू? अब मुझे लगा ये शायद पापा के ही कोई दोस्त होंगे। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, जी अंकल। कहाँ जा रहा है? हाँ, राजेश से मिलकर आ रहा हूँ, घर पहुँचने वाला होगा वो। आजा, तुझे छोड़ देता हूँ। पापा से डांट पड़ेगी सोचकर मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। बैठते ही उन्होंने बिस्कुट ऑफर कर दी। बिस्कुट खाएगा? ये ले, चिंता मत कर, राजेश को नहीं बताएंगे हम। बिस्कुट खाने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मुझे होश तब आया जब मुझे किसी ने पानी मारकर उठाया। ये भी याद नहीं कि मैं कितनी देर बाद होश में आया था। बस ये था कि जब मुझे गाड़ी में बिठाया गया तब शाम थी और अब भी शाम है। शायद मैं काफ़ी दूर आ चुका था। शरीर में कोई शक्ति नहीं थी। मुझे उठाकर ग्लूकोज दिया गया, फिर थोड़ी देर बाद खाना। मैं कहाँ हूँ? पापा मारेंगे, मुझे घर जाना है। मेरी आवाज़ सुनकर एक भूरे बाल वाले अधेड़ आदमी ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। लेकिन उतने में ही उस आदमी ने जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था उसे डांटा और कहा, थोड़ा सब्र कर लो, मुझे कोई पंचायत नहीं चाहिए। शुरू के दिन अच्छे निकल रहे थे। ये ज़रूर है मैं बहुत रोता था। पापा मम्मी से मिलने की जिद करते करते अब थकने लगा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसके बाद होने वाली तमाम चीज़ें भयानक होने वाली है। वहाँ मैं अकेला नहीं था, बल्कि मेरे जैसे बहुत से बच्चे थे जो देश के अलग अलग हिस्सों से उठाकर, छिपाकर या किसी साजिश के तहत लाए गए थे। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्हें ये कहीं और से खरीद कर लाए थे। मेरे बगल वाले कमरे में एक लड़की को रखा गया था। उसकी शक्ल कुछ कुछ मुझसे मिलती थी। उसे अक्सर दवाइयाँ दी जाती थी। वो मांस नहीं खाती थी, लेकिन फिर भी उसे मोर का मांस खिलाया जाता था। वो रोती बहुत थी, बहुत। इसलिए उससे वहाँ लोग तंग आ गए थे और लोग अक्सर कहते थे, यार ये ऐसे रोएगी तो पार्टी पेमेंट में दिक्कत करेगी ना। उसे किसी की हवस के लिए अच्छे दाम में बेचने की तैयारी थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हवस के लिए अच्छे दाम में बेचने की तैयारी। उसे इंजेक्शन और दवाइयों के जरिए उम्र से पहले बड़ा किया जा रहा था। लेकिन उसका दिन रात रोना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसे वहां न भेजकर भीख मांगने वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने का प्लान बन गया। लेकिन कुछ दिन बाद ही सरिता और मुझे कुछ और बच्चों के साथ किसी दूसरे शहर में भेज दिया गया। ये कालकोठरी की तरह था, जहां सुबह शाम हमें सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह बंद रखा जाता था। सुबह का सूरज देखे एक अरसा हो गया था। यहाँ जो हुआ वो सबसे भयावह और जिंदगी का बदतरीन किस्सा है। सरिता को 2 आदमी रोज लेकर जाते थे। कहाँ पता नहीं। जब वो लौटकर आती थी तो सिर्फ रोती थी या फिर गुमसुम रहती, थकी थकी सी रहने लगी थी वो। मुझे वो भूरी दाढ़ी वाला रोज गलत तरीके से छूता था। बहुत बहुत दिन तक मैं समझ नहीं पाया कि क्या होता है। लेकिन जब आज सोचता हूं तो रूह कांप जाती है। आगे वो सब होने लगा जिसको यहां लिख पाना मेरे लिए संभव नहीं। मैं इन यादों को भुलाना चाहता था, उन हजारों लाखों बच्चों की तरह जिनके साथ ये सब होता था। शायद यहीं से शुरुआत हुई मुझे उस आदत की जिसकी लत ने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह आदत थी नशा, ड्रग्स का नशा। कुछ दिन वहां रखने के बाद हमें शहर के रेलवे स्टेशन में
रोज भीख मांगने के लिए भेज दिया गया। फटे मैले कुचैले कपड़े पहनाए जाते थे। रोज लोगों के जज्बातों को उभार कर हम अपनी मासूमियत बेचकर पैसे कमाते थे। हमें इसके लिए अलग से नई नई चीजें सिखाई जाती थी। धीरे धीरे हम उन चीजों के लिए आदी होते जा रहे थे, यानी ड्रग्स के लिए। ड्रग्स लेना और इसके लिए चोरी करना जैसे काम मामूली हो चुके थे। हम शायद उसी अंधेरे में मर जाते अगर रेलवे स्टेशन वाली ये एक घटना ना होती। 6 महीने बाद हमें कहीं और भेजने की तैयारी थी, इसलिए सब बच्चों को अलग अलग ग्रुप बनाकर ले जाया जा रहा था। हमारी बोगी में एक आदमी सीधा साधा दिखने वाला सब बारीकी से देख रहा था। वो बार बार फोन में कुछ लिखता था। आधा रास्ता निकलने के बाद उसने किसी को फोन लगाया। आगे की घटना क्या हुई सब कुछ याद नहीं है, लेकिन जब नीचे हम अपने स्टेशन पर उतारे गए वहां भारी पुलिस बल था। वो आदमी और शायद उसकी संस्था के 20-25 लोग रहे होंगे। हमें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दूसरे दिन हमें अपने घर भेज दिया गया। जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ या मेरे जैसे दूसरे बच्चों के साथ हुआ, वो आपके बच्चों के साथ ना हो, इसके लिए सजग रहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड अब्यूज जैसे मसलों को गंभीरता से लीजिए। आज हम थे, कल आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आवाज उठाइए, साथ दीजिए, फिर देखिए, बच्चे सुरक्षित तो भविष्य सुरक्षित। ये एक काल्पनिक कहानी थी जरूर, लेकिन असलियत के बहुत करीब थी। ये काल्पनिक कहानी जिसे मैंने यानी साहिल परवेज ने लिखा, अच्छी लगी हो आपको तो दूसरों तक पहुंचाइए। अपने दोस्तों और परिवार वालों को जागरूक बनाइए। चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड अब्यूज जैसे मसलों को गंभीरता से लीजिए। बाकी खुश रहिए। जय हिंद।